Hey guys, welcome to my channel. In this video हम बात करेंगे टॉपिक 1.4 ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन पार्ट ए बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन. दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी अमन यादव. तो पहले बात करते हैं इवोल्यूशन क्या होता है. व्हाट इज इवोल्यूशन? अब इवोल्यूशन है हमारे ऑफस्प्रिंग में हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना, उसकी वजह से हमारी जनरेशन्स में चेंजेस आना. So evolution is a change in the heritable characteristics of biological populations over successive generations. तो जो हमने कैरेक्टर्स अक्वायर किए हैं अपनी लाइफ टाइम में, वो अगर हमारी आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाएं तो वो इवोल्यूशन बन जाता है. These characteristics are the expressions of genes that are passed on from parents to offspring during reproduction. तो पहले बात करते हैं टॉपिक ए बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन इवोल्यूशन. फर्स्ट, इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन. तो ये जो चीज़ थी इरेक्ट पोस्चर और बाइपेडल लोकोमोशन, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट था हमारे कल्चरल और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पे. क्योंकि जब से हमने चार पैरों की जगह मतलब हाथ पैरों की जगह सीधे सिर्फ दो पैरों पे और बॉडी को स्ट्रेट करके चलना शुरू किया, तो हमारी बॉडी में और हमारे कल्चरल एस्पेक्ट में बहुत सारे चेंजेस आए. इट इज़ ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द ह्यूमन फीचर्स इमर्ज as our ancestors became increasingly bipedal. Certainly, these features became the principal adaptive characteristics of subsequent hominid groups. अब ये जो चीज़ थी, पहले हम इस तरह से चलते थे, फिर उसके बाद थोड़ा स्ट्रेट हुए, फिर और स्ट्रेट हुए, फिर और स्ट्रेट हुए, फिर हम सीधे मॉडर्न मैन बन गए. तो इसकी वजह से जब हमारे बॉडी में चेंजेस हो रहे थे तो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी चेंज होंगे एंड वाइस वर्सा. कल्चरल एक्टिविटीज़ में चेंज होंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में और ज़्यादा चेंजेस आएंगे. तो ये एक फैक्टर था हमारे इवोल्यूशन का, इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन. बाइपेडल लोकोमोशन क्या होता है? इसी प्रोसेस को बोलते हैं कि जब कोई अपने दो रियर लिम्स की मदद से चलता है, उसको बोलते हैं बाइपेडल लोकोमोशन, और जो चलता है उसको बोलते हैं बाइपेड. सेकंड है रीमॉडलिंग ऑफ फेस एंड टीथ. सिंस द साइज ऑफ द हेड एज अ होल शुड नॉट कीप गेटिंग लार्जर बियॉन्ड लिमिट्स अलाउड बाय द प्रोसेस ऑफ बर्थ, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग एडेप्टिव प्रेशर to shorten the snout and reduce the size of the face to make room for cranial expansion in the course of human evolution. तो हमारी बाकी बॉडी में चेंजेस हो रहे थे, उसी तरह से हमारे फेस में और टीथ में चेंजेस हो रहे थे. बिकॉज जिस तरह का खाना हम खाते थे तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, तो उसके हिसाब से हमारी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं. अब फेस हमारा चेंज हो गया, हमारी चिन थोड़ा अंदर की साइड गई, थोड़ा शार्प हो गई, और इसको ही इवोल्यूशन बोलते हैं. तो ये चीज़ें हमारी इवॉल्व होने लगी, पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने लगे हमारी बॉडी में. थर्ड है एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन. तो रीजन बिहाइंड दिस एक्सपेंशन इज कॉम्प्लिकेटेड एज द साइज ऑफ द ब्रेन केप्ट इंक्रीजिंग एट एवरी स्टेज ऑफ इवोल्यूशन. तो जो ब्रेन था हमारा, उसका साइज काफ़ी चेंज होता रहा. पहले हम डिपेंड थे काफ़ी ज़्यादा सिर्फ ग्रीन प्लांट्स पे और प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पे. फिर बाद में जब हमने मीट खाना शुरू किया तो हमारी बॉडी को प्रोटीन मिलना शुरू हुआ. तो प्रोटीन की वजह से काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए, हमारे ब्रेन का ग्रोथ होना शुरू हुआ. अब ब्रेन का ग्रोथ होना शुरू हुआ तो हमारी एक्टिविटीज़ में भी चेंज आया. डेवलपमेंट ऑफ न्यू ब्रेन सेल्स ड्यू टू न्यू एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन लेड टू द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ब्रेन. तो हमारी जो एक्टिविटीज़ चेंज हुई, जैसे हमने हंटिंग करना शुरू की, फूड गैदर करना शुरू किया, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में न्यू सेल्स डेवलप होने लगी. उसकी वजह से हमारी एक्टिविटीज़ में भी चेंज आया और एक्टिविटीज़ की वजह से दोबारा से चेंज आया ब्रेन के साइज में, और इसकी वजह से हमारे ब्रेन का एक्सपेंशन और डेवलपमेंट हो गया. फोर्थ फैक्टर है कल्चर एंड ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस. ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप टॉप राइट कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो. तो कल्चर एंड ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस, ईच स्टेज ऑफ होमिनिड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन सीम्स टू हैव बीन अकम्पनीड बाय द मेजर एडवांसेस इन कल्चरल इवोल्यूशन. जो हमारा कल्चरल इवोल्यूशन था वो बेसिकली मेजर किया जाता है इन टर्म्स ऑफ टूल्स के डेवलपमेंट में. स्टार्टिंग में हमारे बहुत ही बेसिक टूल्स थे, दैन हम उसको मॉडिफाई करते गए, बहुत यूजफुल बनाते गए, जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट था शार्प होते गए हमारे टूल्स. तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा कल्चर भी साथ के साथ इवॉल्व हो रहा था. बिकॉज स्टोन टूल्स आर रिलेटिवली इनडिस्ट्रक्टेबल. अब जो स्टोन टूल्स है उनका क्या डिस्ट्रक्ट होता है, कुछ नहीं. तो बहुत पहले के जो टूल्स थे वो हमें मिले, तो उससे हमने आइडिया लगाया कि हाँ कल्चर में चेंज हो रहा था हमारे इवोल्यूशन के साथ. मच ऑफ अर्ली कल्चरल इवोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इवोल्यूशन ऑफ टूल इंडस्ट्रीज.
तो ये चीज़ है सिग्निफाई करती है कि हमारे कल्चर में चेंजेस हो रहे थे जैसे जैसे हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज की तरफ जा रहे थे। इसका एग्जाम्पल है फूड गैदरिंग एज अ कल्चरल एक्टिविटी हैड एन इफेक्ट ऑन एक्सपेंशन ऑफ फ्रंटल लोब ऑफ ब्रेन। तो फूड गैदरिंग जो था उसमें काफ़ी एफर्ट लग रहे थे, तो हमें जब एफर्ट लगते हैं किसी चीज़ में तो हमें अपने ब्रेन का यूज़ करना पड़ता है, और ब्रेन का यूज़ करते हैं तो उसमें चेंजेस आएंगे। तो ये चीज़ थी फूड गैदरिंग जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे ब्रेन में चेंज हुआ, जैसे कि ये फ्रंटल लोब का एक्सपेंशन हो जाना ब्रेन में। नेक्स्ट स्टेज थी हंटिंग और गैदरिंग। अब हंटिंग है तो उसमें काफ़ी अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि कोई हमें भी हंट कर सकता है, कोई जानवर वाइल्ड एनिमल है तो उसको क्विकली हमें हंट करना है ताकि वो हमें हंट ना कर दे। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड होना पड़ता है। तो हंटिंग गैदरिंग के टाइम हमने काफ़ी ज़्यादा अपना ब्रेन को यूज़ किया, और जिसकी वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम इफेक्ट्स हमारे ब्रेन पर पड़े और हमारी एक्टिविटीज़ चेंज हुई, जिसकी वजह से दोनों में ही एक्सपेंशन हुआ, कल्चरल एक्टिविटी में भी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी में भी। The knowledge and technique developed by man through cultural evolution influence and modify the biological evolution faced by him. The result of cultural evolution have brought changes in the gene pool of human species. अब जैसे जैसे कल्चरल एवोल्यूशन हुआ तो हमारे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी चेंजेस आने लगे। जो हमने नॉलेज और टेक्निक्स डेवलप की कल्चरल एवोल्यूशन के थ्रू, उसकी वजह से हमारे बायोलॉजी में भी मॉडिफिकेशन होने लगा। Likewise, biology also influenced the culture. To solve the problem of delivery of child with enlarged brain resulted in enlargement of pubic opening, widening of hip region and prolonged infant dependency, which ultimately resulted in। अब ये जो डायग्राम है ये दिखाता है हमें prolonged infant dependency, क्योंकि जो इन्फेंट है वो डिपेंड होगा अपनी मॉम पे, अपने पेरेंट्स पे। तो अब वो डिपेंडेंट है तो इसकी वजह से मदर चाइल्ड बॉन्ड डेवलप हो जाता है, बिकॉज मॉम को केयर करनी पड़ेगी उस बच्चे की। देन मदर चाइल्ड बॉन्ड डेवलप हो जाता है तो उसको चाहिए सपोर्ट फ्रॉम मेल पार्टनर, बिकॉज अब वो दोनों काम तो नहीं कर सकती, अपनी खुद की भी केयर करे और अपने बेबी की भी केयर करे, तो उसको सपोर्ट चाहिए होता है मेल पार्टनर से। अब जब मेल पार्टनर उसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा तो उसकी वजह से मेल फीमेल बॉन्ड डेवलप होगा। अब मेल फीमेल बॉन्ड डेवलप होगा तो दिस विल लीड टू ऑर्गेनाइजेशन, तो वो एक सिस्टम बन गया मैरिज का। अब मैरिज की वजह से डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर का डिवीजन हो गया कि फीमेल घर में रहेगी, हाउस होल्ड वर्क करेगी और मेल जाएगा हंटिंग करने, क्योंकि फीमेल को बेबी संभालना है तो वो हाउस होल्ड वर्क करेगी तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिफ्थ है एस्पेक्ट लैंग्वेज एंड इवोल्यूशन। देयर आर 3 एरियाज ऑफ ब्रेन दैट आर हाईली इवॉल्व्ड इन द ह्यूमंस एंड अपीयर टू बी क्रूशियल फॉर ह्यूमन लिंग्विस्टिक एबिलिटी: ब्रोकाज एरिया, वेर्निकीज एरिया, एंगुलर गायरस। ये 3 एरियाज हैं जिनकी वजह से हम लैंग्वेज का यूज़ कर पाए। अब जैसे जैसे हमारा ब्रेन डेवलप हो रहा था तो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया सिंबल्स यूज़ करना, वो सिंबल धीरे धीरे मॉडिफाई होते 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 लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए, बिकॉज लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैसेज कन्वे करने में, कम्युनिकेशन में। तो बिना कम्युनिकेशन के हम मैसेज को स्प्रेड नहीं कर सकते। मैन कुड नॉट पॉसिबली स्पीक विदाउट दीज ब्रेन एरियाज, तो इन तीनों के बिना हम बोल नहीं सकते। Certainly, language is the principal cornerstone of human existence. Progressive changes in the brain created favorable condition for symbolic thought and communication, leading to the development of language. अब जो चेंजेस हो रहे थे हमारे ब्रेन में, प्रोग्रेसिव चेंजेस, तो उसकी वजह से फेवरेबल कंडीशंस में सब कुछ सही हो गया था, जिससे हम सब कुछ था हमारे पास पॉसिबल, जिससे हम सिंबल्स की तरह से, थॉट्स की तरह, सिंबल्स में अपने थॉट्स को कम्युनिकेट कर पाए, जिसकी वजह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। Prehensibility, erect posture, and bipedalism were major biological accomplishments that enable us to use tool. अब जो इरेक्ट पोस्चर था और बाइपेडल का मोशन था हमारा, वो उसने हमें फोर्स किया कि हम टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जब हम बाइपेड बन गए तो हमारे हैंड्स फ्री हो चुके थे। अब फ्री हैंड्स कुछ भी कर सकते हैं, तो ब्रेन जब यूज़ किया तो उससे हमने टूल्स बनाना शुरू किए, टूल्स को मॉडिफाई करना शुरू किया, टूल्स को यूज़ करना शुरू किया हंटिंग और गैदरिंग में। दो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज अर्लियर टू cultural evolution. Cultural evolution was exceptionally fast and progressive than biological evolution. तो जो cultural evolution है वो काफ़ी जल्दी हुआ, लेकिन biological evolution काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था। Thus, the conclusion is thus two aspects of the single process of human evolution interacted with one another, and hence evolution of human being is considered as biocultural evolution.
तो जो दोनों ही एस्पेक्ट हैं, बायोलॉजिकल और कल्चरल, तो दोनों ने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया। बायोलॉजिकल मॉडिफिकेशन से कल्चरल एवोल्यूशन हुआ, कल्चरल मॉडिफिकेशन से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ। दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं, दोनों ने एक दूसरे को इम्पैक्ट किया। So thank you guys for watching this video. Please subscribe to my channel and make sure to press the like button. Thank you.